गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के अंतर्गत 1935 अधिनियम के आगे जो भी कार्रवाई हुई वो सारी चीज़ें कराऊंगा। कल तक मैंने 1935 अधिनियम के बारे में बताया था। आज 1935 अधिनियम का ही परिणाम ये था कि 1937 में 11 प्रांतों में सरकारों का गठन हुआ, प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ। कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में प्रांतीय सरकार बनी, प्रांतीय सरकार का गठन। इस प्रांतीय सरकार से कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आते भी रहते हैं। अगर हम 11 प्रांतीय सरकारें देखें तो कौन सी कहां पर थी, तो नंबर 1 मद्रास में, जिसमें सी राजगोपालाचारी ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बने। फिर मध्य प्रांत तथा बरार, ये एक प्रांत था, यहाँ पे एन.बी. खरे मुख्यमंत्री बने। बाद में फिर रविशंकर शुक्ल, ये भी कांग्रेस से थे। फिर बिहार, श्री कृष्ण सिन्हा कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। संयुक्त प्रांत, जिसको यूपी बोलते थे, उत्तर प्रदेश बोलते थे, गोविंद वल्लभ पंत कांग्रेस के मुख्यमंत्री। ये बहुत बार पूछा भी गया है, कई बार पुलिस के एग्जाम में आया है कि यूपी उत्तर प्रदेश के या संयुक्त प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोविंद वल्लभ पंत। ठीक, ये ध्यान रखना आपको, कांग्रेस से थे ये। उड़ीसा बी.एन. दास, ये भी कांग्रेस के थे। मुंबई बी.जी. खरे, ये भी कांग्रेस के थे। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत डॉक्टर खान साहब, यहाँ पर मिली जुली सरकार बनी थी, गठबंधन की सरकार थी। फिर सिंध प्रांत जो बना था नया, वहाँ से अल्लाह बख्श ये मुख्यमंत्री बने और बाद में फिर बंदेली बने। और यहाँ सरकारी सहयोग एवं गठबंधन से यहाँ पर सरकार बनी थी। फिर आसाम में सादुल्ला ये मुख्यमंत्री बने और बाद में गोपीनाथ बारदोलाई मुख्यमंत्री बने। यहाँ पर सरकार मिली जुली थी। पंजाब में सिकंदर हयात खान मुख्यमंत्री बने और यूनियनिस्ट पार्टी इनकी थी, जिसके मुख्यमंत्री सिकंदर हयात खान थे। फिर 11वां बंगाल था, फजलुल हक यहाँ के मुख्यमंत्री बने और मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी के गठबंधन से यहाँ की सरकार बनी थी। ठीक, ये भैया 11 हैं, आपको 11 ध्यान रखने हैं और कई बार पूछे भी गए, इससे पूछे जाते क्वेश्चन, अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें कांग्रेस की सरकार पूछते हैं कितने राज्यों में पूर्ण बहुमत से बनी थी, तो 5 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से, कैसी बनी? पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी। और मुंबई में यहां पर सर्वाधिक सीटें उसने जीती थी, कुल 175 सीट थी, जिसमें कांग्रेस को 86 सीट मिली थी, तो सबसे बड़ी पार्टी थी। और यहाँ पर जैसे तैसे यहाँ भी सरकार कांग्रेस ने बनाई थी। 175 में 86 सीट जीत करके बहुमत के बिल्कुल करीब थी, इसलिए यहाँ पर भी उसने सरकार बनाई कांग्रेस ने। ये 1937 का चुनाव था, सरकार चल रही थी, लेकिन एक घटना घट जाती है। घटना ये घटती है कि भारत से बिना पूछे हुए या भारत के नेताओं से बिना पूछे हुए ही द्वितीय विश्व युद्ध जब चालू होता है 1939 में, तो उसमें भारत को झोंक दिया जाता है। इंग्लैंड जो है वो भारत को उसमें शामिल कर लेता है और भारत के जो सैनिक हैं उनसे लड़ने के लिए उनको द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिए। इस बात से नाराज हो जाते हैं भारतीय लोग। इसके पहले भी स्वतंत्रता की मांग करते रहते भारतीय लोग हैं कि हाँ, युद्ध के पश्चात हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए। इसलिए यह सरकार जो है केवल 28 माह चलती है, 28 माह। और कांग्रेस मंत्रिमंडल जो था वो इस्तीफा दे देता है। कांग्रेस मंत्रिमंडल 28 माह के पश्चात इस्तीफा अपना दे देता है और प्रांतों में सरकार खत्म हो जाती है। ठीक, इसी इस्तीफा होने पर मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग 22 दिसंबर 1939 को
मुक्ति दिवस मनाता है। क्या मनाता है? मुक्ति दिवस मनाता है। जब ये लोग इस्तीफा देते हैं तो मुस्लिम लीग जो है इसमें 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाता है, और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी साथ देते हैं, मुस्लिम लीग का साथ देते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आपका 1937 का जो चुनाव था उस पर जो सरकार बनी उससे संबंधित कुछ बातें थी, वो मैंने आपको बता दी। ठीक, इसके बाद में अगस्त प्रस्ताव आता है, ये आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे अगस्त प्रस्ताव आपका आएगा। अगस्त प्रस्ताव, इसमें इंग्लैंड की सरकार लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पेश किया किसके माध्यम से? लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से। इंग्लैंड की सरकार जो थी उसने एक प्रस्ताव पेश किया, इसी को क्या बोले? अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक भैया, और इस अगस्त प्रस्ताव से 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। 3 बातें क्या महत्वपूर्ण थी? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाना, ये पहली बात थी। दूसरी बात, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन, और तीसरी बात जो थी वो ये थी भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है। भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है, और युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना। ये 3 बातें अगस्त प्रस्ताव की बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसमें पहला क्या बताया? गवर्नर की कार्यकारिणी में और अधिक भारतीयों को शामिल करेंगे। बहुत अच्छी बात है, शामिल करेंगे। फिर कहा एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करेंगे, क्योंकि 1939 में बिना पूछे ही युद्ध में झोंक दिया था भारतीयों को, तो उसका परिणाम विरोध का यह हुआ कि एक सलाहकार परिषद का गठन करेंगे। ये भी अच्छी बात है। फिर भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है, ये भी अच्छी बात है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक हुई भारतीयों को। लेकिन आगे क्या बताया? युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करें। ये ना कांग्रेस दल ने पसंद किया, ना ही मुस्लिम लीग ने पसंद किया, या अन्य जो भी दल थे उन्होंने पसंद नहीं किया। इसका पुरजोर विरोध किया और अगस्त प्रस्ताव का खूब जम करके विरोध किया गया, क्योंकि औपनिवेशिक नहीं रहना चाहते।
पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे भारतीय लोग कि हमको अब पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए, हम अपना शासन खुद अपने आप चलाएंगे। और अंग्रेज क्या चाहते थे कि हम इनको औपनिवेशिक बनाए रखेंगे, अपने अधीन बनाए रखेंगे, यहाँ पर ये शासन तो नहीं करेंगे लेकिन हमारे अधीन ही ये कार्य करेंगे, एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया रहेंगे। ये चीज़ें इसमें बताई थी। ये 3 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको ध्यान रखना इनको है। फिर इसके विरोध में कांग्रेस ने क्या किया, अगस्त में ही एक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया कांग्रेस, अर्थात गांधी जी ने, ये भी कह सकते हैं। उस समय गांधी जी जो कहते थे वही सारी चीजें हो रही थी। और 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम जो महाराष्ट्र में था, पवनार आश्रम जो महाराष्ट्र में था, वहां से इसकी शुरुआत इस व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। किसके विरोध में हुआ था? अगस्त प्रस्ताव के विरोध में चालू हो गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। और इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो ये भैया आचार्य विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे ये प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। और इसी में पूछता है द्वितीय कौन थे? द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कौन थे? द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह थे। ये किसके विरोध में शुरू हुआ था? अगस्त प्रस्ताव के विरोध में शुरू हुआ था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में आया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में भैया क्रिप्स मिशन आया, ये असफल हो गया। और इसके बाद में क्या आया? क्रिप्स मिशन शुरू हुआ। क्रिप्स मिशन में देखते हैं क्या चीजें हैं। क्रिप्स मिशन 1942, हेडिंग आप क्या हो गई? क्रिप्स मिशन 1942। यही सब पूछे जाते हैं कि क्रिप्स मिशन कब आया, किसकी अध्यक्षता में आया, ये चीज। तो इंग्लैंड में सर क्लीमेंट एटली थे प्रधानमंत्री। उन्होंने स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत में भेजा, स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन जो था वो भारत में भेजा, जिसमें भारत की तरफ से वार्ताकार जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, भीमराव अम्बेडकर थे। ये सब लोग भारत की तरफ से वार्ताकार थे इसके। और किसके नेतृत्व में आया था? स्टैफोर्ड क्रिप्स के। और कब आया? 1942 में आया था। ठीक। और इससे ये चीज ध्यान रखना आपको, इससे संबंधित 3 मुख्य कथन हैं, वो आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं तीनों कथन, ये चीज देख लेना है। इसके बारे में गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने क्या कहा था, ये चीज ध्यान रखना है। क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा था बाद की तिथि का चेक, बाद की तिथि का चेक। ये किसने बोला था? गांधी जी ने। फिर नेहरू जी ने क्या कहा था? ये देखिएगा, नेहरू जी ने बोला था टूटते हुए बैंक,
टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक। टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक। यह किसने बोला था, किसका कथन था? नेहरू जी का कथन था। फिर पट्टाभी सीतारमैया ने भी एक कथन दिया था। पट्टाभी सीतारमैया का क्या कथन था? अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र। ये तीन कथन जो थे किससे संबंधित थे? क्रिप्स मिशन से संबंधित थे, जो पूर्णतः असफल हो गया था क्रिप्स मिशन। और इससे पहले अगस्त प्रस्ताव भी आया, वो भी असफल हो गया, क्योंकि भारत में अब जो था पुरजोर तरीके से बहुत तेजी से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग होने लग गई थी। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जो था वो अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा था। तो दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा विरोध था, और दोनों ही, चाहे मुस्लिम लीग हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। यहाँ तक समझ में आ गया भैया? फिर इसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। ये भी 1942 में था, जिसको दिल्ली चलो क्रांति भी कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी शुरुआत 14 जुलाई 1942 को वर्धा अधिवेशन में, 14 जुलाई 1942 को वर्धा अधिवेशन, वर्धा सम्मेलन में, वर्धा में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, जिसमें नेहरू जी ने एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव नेहरू जी ने क्या किया था? वर्धा सम्मेलन में प्रस्ताव पेश किया, जिसमें कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह जो प्रस्ताव था इसका अनुमोदन मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में, मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक जो मुंबई में था, ग्वालियर टैंक जो मुंबई में था वहां हो गया। इसका 8 अगस्त 1942 को इसका अनुमोदन हो गया। किसकी अध्यक्षता में? मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में। 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। 9 अगस्त 1942 से शुरुआत हो गई इसकी। इस आंदोलन की शुरुआत कर दी गई 9 अगस्त 1942 को, और इसी आंदोलन में गांधी जी ने क्या कहा था? करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया, डू और डाई। कौन से आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक, करो या मरो का नारा दिया। और ये इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, दिल्ली चलो आंदोलन, इसी आंदोलन को क्या बोलते हैं? दिल्ली चलो आंदोलन कहते हैं। ये 1942 से संबंधित थे। इसके बाद में अभी थोड़ा सा संवैधानिक विकास जो है आपके आने वाले
3 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में आपका पूरा और पूरा संविधान चालू हो जाएगा। संवैधानिक विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे आप इतिहास की दृष्टि से देखें या राज्य व्यवस्था की दृष्टि से देखें, ये दोनों में ज़रूरत की चीज़ है। इसलिए आपको इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। आप लोगों को अगर वीडियो हमारी कोचिंग के पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद दोस्तों, जय तिसा, जय दिशा, धन्यवाद।